अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडो पैसिफिक और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके ऑप्शनल में आईआर है तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अब तो खैर ये एसए में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक। सबसे पहले इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है? इंडो मीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक मीन पैसिफिक ओशन। अब आपके जहन में आएगा कि ये दो ओशंस की बात हो रही है, मतलब इंडो मीन इंडियन एंड पैसिफिक मीन पैसिफिक ओशन। जब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दो ओशंस नहीं होता, बल्कि उन तमाम कंट्रीज़ का रीजन होता है जो इन दोनों ओशन के आसपास हैं और ट्रेड, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अ जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक रीजन कनेक्टिंग द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। जियो किसको कहते हैं? जियो हमारे पास होती है ज़मीन, और पॉलिटिकल सियासत, इकोनॉमिक मईशत। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री सियासत भी यहाँ पर करते हैं, बिजनेसेस और ट्रेड भी यहाँ पर करते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है इट इंक्लूड्स द मेजर लिंक थ्रू ट्रेड, सी लाइन, सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। ये कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये जुड़े हैं तो ये क्या करते हैं, कनेक्टेड हैं, आपस में ट्रेड करते हैं। ट्रेड मीन एक मुल्क दूसरे मुल्क से क्या करता है, सामान लेके जाता है या अपना सामान वहाँ पर देता है। उसके अलावा सी लेंस समुद्री रास्ता जिनसे कश्तियाँ, शिप्स वगैरह गुजरती हैं। और सिक्योरिटी अपनी हिफाजत और सी रूट की प्रोटेक्शन, जैसे कि चलिए ये आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी आपको ये ज़्यादा चीज़ें बताई तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये टॉपिक। और डिप्लोमेसी क्या होता है? डिप्लोमेसी मीन जब हम अपने मफाद के लिए किसी के साथ दोस्ती करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, या अपने जो फॉरेन रिलेशन मीन पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशनशिप, पाकिस्तान का किसी भी जो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशनशिप है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करें तो हमारे पास है द मेन एम इज़ कोऑपरेशन इन ट्रेड, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? ये सब कंट्रीज मिलकर ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, सिक्योरिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, रीजन में अमन और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये तरक्की भी करें और जो इन्वायरमेंट है वो भी महफूज रहे। अच्छा, अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक, आप कैसे डिफाइन करेंगे? इंडो पैसिफिक इज़ अ जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक रीजन, मतलब कि ये हमारे पास एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रीजन है। कनेक्टिंग द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को, वेयर ट्रेड, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन प्ले अ सेंट्रल रोल। जहाँ पर ट्रेड, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास? कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक। सबसे पहले ये स्लाइड कहती है कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल रीजनल आइडिया, नॉट अ फिक्स ट्रीटी बाउंड्री। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक की कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, या कोई यूनाइटेड नेशन, यूएन या ट्रीटी से बनाया हुआ रीजन नहीं है। हर कंट्री इसको थोड़ा डिफरेंट नज़रिए से देखता है, मतलब कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पर दो एक्सटर्नल प्लेयर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूनाइटेड नेशन। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशन है वहाँ वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब वो इसके साथ कैसे कनेक्ट है कि वो इसका पार्ट नहीं है,
लेकिन वो यहाँ पर सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं अपनी, जैसे यूएस है उसने अपनी नेवी यहाँ पर रखी हुई है, वो हम आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पर साउथ एशिया के कंट्रीज़ कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, आसियान कंट्री और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर रीजनल पावर्स हैं। ये कंट्री दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट है। अमेरिका इस रीजन में आता नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसने अपनी नेवी रखी हुई है, वो इसी रीजन के थ्रू ट्रेड करता है, सिक्योरिटी अलायंसेस बनाता है, इसलिए एक्सटर्नल प्लेयर इसको कहते हैं। अब आपने इसको कैसे याद करना है कि इंडो पैसिफिक में कौन कौन से रीजन्स आते हैं। आपने सिर्फ बेशक आप कंट्रीज़ अगर आपको नहीं याद रहते तो इट्स ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यहाँ पर मौजूद है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि वाई इंडो पैसिफिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सी रूट, नेवल कंपटीशन, चाइना यूएस राइवलरी एंड बैलेंस ऑफ पावर। ये ऐसी जगह या पॉलिसी है जो किसी मुल्क की सिक्योरिटी और पावर के लिए बहुत अहम हो। वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यूएस और चाइना के दरमियान राइवलरी भी चल रही है और बैलेंस ऑफ पावर भी है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया को जो सबसे ज़्यादा ट्रेड समुंदर के ज़रिए होता है, जो कंट्रीज़ इन सी रूट्स को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लुएंस भी उसका ज़्यादा होगा। जैसे अब यूएस इसको अगर लीड करेगा या यूएस इसको कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा? यूएस का। अगर चाइना करेगी तो चाइना का सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हैं, तो इन दोनों के दरमियान कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, इस वजह से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है, चाइना चाहता है कि वो अपनी पावर यहाँ पर बढ़ाएं। ये जो इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में एक कंपटीशन चल रहा है कि हमने आगे निकलना है, इस कंपटीशन को यूएस चाइना राइवलरी कहते हैं। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि कोई एक कंट्री इतना ताकतवर ना हो जाए कि बाकी सबको कंट्रोल करे, इसलिए जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो मिलकर बैलेंस बनाती हैं। अब हमने स्ट्रेटेजिक में क्या देखा कि वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट यहाँ पर है, नेवल कंपटीशन है, जैसे चाइना और यूएस ने यहाँ पर अपनी नेवी रखी हुई है। उसके अलावा चाइना यूएस राइवलरी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि बोथ आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। एंड बैलेंस ऑफ पावर, और बाकी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि कोई एक पावर ना हो जिसके ऊपर सारा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस हो। अगर मल्टीपल पावर्स होंगी तो पावर आपस में डिवाइड रहेगी, बैलेंस रहेगी। अब नेक्स्ट चीज़ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमारे पास है कि more than half of a global trade, oil and gas shipment, supply chain and port are connected to this region। मतलब कि दुनिया की जो 50% से भी ज़्यादा ट्रेड है वो इसी रीजन से होती है। इसी रीजन से होकर गुजरता क्या है हमारे पास? ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, मोबाइल फ़ोन्स, रॉ मटेरियल। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। जैसे अभी ईरान और इसराइल और यूएस के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गई थी और हमारा जो ऑयल है वो वहीं से ही आता था। इस वजह से हमारे मुल्क में ऑयल की, जो पेट्रोल है, उसकी शॉर्टेज हो गई थी और इसकी वजह से जो चीज़ें थी वो एक्सपेंसिव हो गई थी। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है यहाँ पर पायरेसी, टेररिज्म, मैरीटाइम डिस्प्यूट, मिलिट्राइजेशन एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेक द रीजन सिक्योरिटी सेंसिटिव। अब हम इसमें हर चीज़ को सेपरेट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पायरेसी। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी मतलब जो समुंदर के डाकू होते हैं वो क्या करते हैं? शिप्स को लूट लेते हैं, उसको हम कहते हैं पायरेसी। उसके बाद टेररिज्म। टेररिज्म जैसे हमारी कंट्री पर अटैक होते हैं, इसी तरह जो सी रूट्स है वहाँ पर अटैक्स का ख़तरा कि कोई जो और कंट्री है उसकी तरफ से कोई अटैक ना हो जाए। देन मैरीटाइम डिस्प्यूट,
मतलब कि जो कंट्रीज़ हैं मैरीटाइम मतलब जो समुद्री जगह है उस पे डिस्प्यूट करते हैं कि एक कंट्री कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, दूसरा कहता है यहाँ से यहाँ पे मेरा हिस्सा है, जैसे साउथ चाइना सी, वो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। मैरीटाइम डिस्प्यूट क्या होता है, इन शॉर्ट आपको ये समझ हो कि जो समुंदर का जो एरिया है उस पे डिफरेंट कंट्रीज आपस में डिस्प्यूट करते हैं कि ये रीजन मेरा है, ये रीजन मेरा है। अब कंट्री समुंदर के हिस्से पर लड़ते हैं, इसकी एग्जांपल में साउथ चाइना सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है, मतलब हर कंट्री चाहता है कि उसका शिप बिना किसी रोक टोक के चल सके, मतलब कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली यहाँ से जो ट्रेड है वो कर सके। अब आपने तीसरी चीज़ समझ ली कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेड होती है, उसके बाद एनर्जी है, मतलब कि यहाँ से जो ऑयल और गैस है उनकी शिपमेंट होती है। सिक्योरिटी का भी इशू होता है ताकि कोई आपको पायरेसी, टेररिज्म, मैरीटाइम डिस्प्यूट वगैरह का खतरा ना हो। मिलिट्राइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे लोग अपनी जो मिलिट्री है वो भेज देते हैं, मतलब कि जैसे यूएस की मिलिट्री है, उसके अलावा वर्ल्ड की जो 7 लार्जेस्ट मिलिट्री हैं वो भी कहाँ पर है, इसी पर हैं इंडो पैसिफिक में। और जियो पॉलिटिक्स होती है यहाँ पर। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सी रूट्स कौन से हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट सी रूट, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं, जैसे रोड पर ट्रक वगैरह चलते हैं वैसे ही समुंदर में भी कश्तियाँ जो सी होती हैं वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चलती हैं, इन्हें सी रूट्स या सी लेन्स कहते हैं। सबसे फर्स्ट पर है स्टेट ऑफ मलाक्का, मेजर रूट बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। ये क्या करता है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया की जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड है वो इस रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। स्टेट ऑफ मलाक्का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आप 2 बार सुने तो आपको याद हो जाए। स्टेट ऑफ मलाक्का दुनिया का सबसे बिजी सी रूट में से एक है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया की जो बहुत सी ट्रेड है वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हमने कर लिया स्टेट ऑफ मलाक्का, देन मूव टूवर्ड साउथ चाइना सी, वाइटल फॉर ट्रेड एंड अ मेजर जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक टेंशन। अच्छा, अब ये साउथ चाइना सी क्या है, ये सिर्फ समुंदर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड एरिया में से एक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, लेकिन यहाँ इस पर साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट भी चल रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी जगह है। जैसे कि चाइना है, चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है, लेकिन हर कंट्री ना अपने साथ कोई वो दलाइल भी पेश करता है। जैसे कि चाइना है, उसने कहा है कि हमारी हिस्ट्री में एक उसने 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दी है और वो उसकी हिस्टोरिकल जगह है कि हिस्ट्री में ये चीज़ हमारे पास थी, इसलिए वो क्लेम करता है एक 9 डैश लाइन के थ्रू कि जो ये साउथ चाइना सी है ये हमारा है। इसके अलावा जो वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ताइवान है, मतलब ये भी क्लेम करते हैं कि जो साउथ चाइना सी है हमारा है। अब चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना ने यहाँ पर 250 आइलैंड्स बना लिए हैं, मतलब जजीरे बना लिए इस समुंदर के अंदर। उसने ये जजीरे इसलिए बनाए हैं ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखे और वो इससे ये शो करवाए कि या इस समुंदर के अंदर अगर मैं अपने जजीरे बना रहा हूँ, अपना आइलैंड बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी मेरा है और ये जगह भी मेरी है। तो इस पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसमें मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं जजीरे, आइलैंड्स, जिस पे वियतनाम भी क्लेम करता है, मलेशिया भी करता है, ताइवान भी करता है, फिलीपींस भी करता है, लेकिन ये एक अलग डिबेट है। इस टॉपिक में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट सी रूट है सबसे पहले उसमें स्ट्रेट ऑफ मलाका इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद साउथ चाइना सी है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टेंशंस भी हैं और वो स्ट्रेटेजिक टेंशंस क्यों हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी हमारा है। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सी रूट है वो है जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किसको कनेक्ट करता है, मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को, साउथ एशिया को और ईस्ट एशिया को।
और अच्छा, हम कहते हैं कि जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं वो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, वो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जितना भी ऑयल है ना, वो इसी ओशन से एशिया तक जाता है। अभी सिर्फ एशिया का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मिडल ईस्ट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन में, क्योंकि ये जितना भी ऑयल, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या अफ़गानिस्तान है, एशिया में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं तो उसको ये इसी सी रूट के थ्रू जो अपना ऑयल है वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ हर्मूज, की रूट फॉर ऑयल एंड गैस शिपमेंट। ये बहुत नैरो सी पैसेज है, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का इसी रास्ते से होकर गुजरता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑयल है वो भी यहाँ से आता है, और दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, उसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादातर जो ऑयल है वो इसी रीजन से होकर गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो फिर क्या होता है, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। उसके अलावा पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और दुनिया की जो इकॉनमी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। अभी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान, या ईरान और यूएस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो हम पे ये पड़ा है कि जो हमारा मुल्क है उसमें ऑयल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और इवन कि अब हमारे पास बहुत कम है वो, और हमें वो जो अपने कंट्री में लेकर आना है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के थ्रू लेकर आना है। लेकिन ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को क्लोज़ कर देता है तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमें ये होगा कि हमारे पास जो ऑयल और पेट्रोल की सप्लाई है वो रुक जाएगी। अब आप दोबारा से इनको रिवीजन करें कि इम्पोर्टेंट सी रूट्स कौन से हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ मलाक्का, देन हमारे पास साउथ चाइना सी, उसके बाद हमारे पास इंडियन ओशन, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और एक और भी रह गई है, बाबुल मंदीप। ये रेड सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है। ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेक श्योर कि ये आप अपने पास ना बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में लिख के रख लें, ताकि कभी आपको एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आएँ तो आपके वहाँ पर मार्क्स ना कटें। अगर आपने एक बार एक चीज़ सुन ली है या अपने हाथों से लिख ली है तो वो एमसीक्यूज़ के लिए तो आपको कभी भी नहीं भूलती। एक नज़र आप देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ी थी। अब जो बाबल मंदेब है, ये क्या करता है कि रेड सी जो सा है उसको इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है, और यूरोप और एशिया की ट्रेड के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो तो शिप को लंबे रूट लेने पड़ते हैं, मतलब उनका काम रुकता तो नहीं है, लेकिन वो फिर क्या करेंगे, या तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जाएंगे, इंडियन ओशन से जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने पढ़ लिया कि जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं वो हमारे पास 5 हैं: स्टेट ऑफ मलाक्का, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, स्टेट ऑफ हर्मूज और बाबल मंदेब। चलिए जी, अब हम चलते हैं मेजर प्लेयर्स कौन से हैं। मेजर प्लेयर्स हैं हमारे पास सबसे पहले तो यूएसए, उसके बाद चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और आसियान कंट्रीज़। अब जो यूनाइटेड स्टेट है उसने क्या किया है, यहाँ पर फ्री एंड ओपन, वो मतलब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना ये अपनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जो यूनाइटेड स्टेट है उसने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये इसने 2022 में बनाई थी कि हर कंट्री को आज़ादी से ट्रेड करने का हक हो, सी रूट सब के लिए खुले रहें, कोई एक कंट्री समुंदर पर कब्जा ना करे। वैसे तो ये चाइना को कह रहा है कि जैसे चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो इसके लिए क्या किया कि यूएस ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के हर कंट्री को आज़ादी है वो ट्रेड करे, सी रूट सब के लिए खुले रहें, कोई भी जो एक कंट्री है वो आपस में कब्जा ना करे। बैलेंस चाइना और कोऑपरेट विद अलायंस। ये बैलेंसेस चाइना क्या है, अमेरिका चाहता है कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर बैलेंस क्रिएट करता है। अब दुनिया में दो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, चाइना और यूएस। इन दोनों का आपस में ना हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम एक दूसरे से आगे निकल आएँ। तो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बना दिया।
इसलिए बनाया कि चाइना आगे ना निकल जाए, सब जो कंट्री हैं वो यहाँ पर फ्री एंड ओपन ट्रेड कर सकें। उसके बाद चाइना है, चाइना ने यहाँ पर बनाया है BRI। BRI बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, इसमें ना इसने जो BRI बनाया है इसमें दो चीज़ें हैं। BRI मतलब ऐसे समझ कि BRI टू टाइप्स का है, एक है सिल्क रोड और एक है मैरीटाइम सिल्क रोड। सिल्क रोड इसमें कौन सा है? इसमें जो सिल्क रोड है वो है जी जो मतलब रेलवे के थ्रू आप कह लें या जो रोड्स के थ्रू है वो है। लेकिन जो मैरीटाइम सिल्क रोड है ये है समुद्री रास्ता, ठीक है। तो चाइना पोर्ट्स को डेवलप करता है ताकि वो ट्रेड और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ाए। उसके बाद है ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी क्या है? ब्लू वाटर नेवी का मतलब है ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने कोस्ट तक नहीं बल्कि दुनिया के दूर समुद्रों में भी ऑपरेट कर सके। ये चाइना ने इसकी भी डेवलपमेंट कर दी। अब चाइना ने 3 चीज़ें बनाई। BRI, BRI में क्या है, 2 चीज़ें आती हैं, एक तो सिल्क रोड आता है और एक मैरीटाइम सिल्क रोड है। और जो सिल्क रोड है वो किसके लिए यूज़ होता है? जो सिंपल रोड के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए, जैसे कि सी पैक है। लेकिन जो मैरीटाइम सिल्क रोड है इसका मतलब है कि उन्होंने समुद्र के ज़रिए ट्रेड करनी है। और ब्लू वाटर नेवी मतलब उसने मतलब एक ऐसी नेवी बनाई है जो दुनिया के बाकी जितने भी समुंदर्स हैं उनमें भी ऑपरेट कर सके। इसके बाद जी इंडिया। इंडिया ने सबसे पहले बनाया है सगार पॉलिसी। सगार पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब कि इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में सिक्योरिटी और डेवलपमेंट हो। उसके बाद एक्ट ईजी पॉलिसी या रीजनल लीडरशिप। ये क्या है? इंडिया ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए उसने ये दोनों पॉलिसीज बनाई हैं। देन हमारे पास आ जाता है जापान। अच्छा, जो यूनाइटेड स्टेट ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया था या प्रमोट किया था? जापान ने। जापान ने ही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रमोट किया। इसमें वो कहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, रीजनल पार्टनरशिप बनाता है, और ये जो US है इसके साथ मिला मिला हुआ है। यूएस ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनको इसीलिए इसमें शामिल किया है ताकि वो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस कर सके। इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड स्टेट ने बनाई है और ये यूनाइटेड स्टेट ने चाइना को बीट करने के लिए बनाई है, ठीक है। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब कि क्वाड के जो मेंबर हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को मतलब जो समुद्र के अंदर सिक्योरिटी है उसको सपोर्ट करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है आसियान। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या काम है? रीजनल पीस, मतलब कि पूरे रीजन में पीस लाया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए, मतलब कि ट्रेड की जाए, डायलॉग प्लेटफॉर्म, अगर कोई किसी कंट्री का आपस में कोई डिस्प्यूट हो या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो आपस में डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उस मसले को हल करें। और रीजनल कोऑपरेशन, मतलब न्यूट्रल बैलेंसिंग में क्या आ जाता है हमारे पास? रीजनल कोऑपरेशन, सब कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हर कंट्री को राइट हो कि वो जो इंडो पैसिफिक है उसको यूज़ कर सके। अगर आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है कि मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे? देखें, इंडो पैसिफिक की जो पॉलिटिक्स है उसमें मेनली US और चाइना की राइवलरी के गिर्द घूमती है, जबकि इंडिया, जापान और आसियान रीजनल बैलेंसेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखें स्टूडेंट्स, ये जो दो कंट्री हैं, ये दो कंट्री क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो ये कर रहे हैं, कंपटीशन तो इन दोनों का आपस में चल रहा है, लेकिन ये जो बाकी 4 हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि सिर्फ इन दोनों में से किसी एक के पास पावर ना चली जाए, पावर जो है वो पूरे रीजन के अंदर डिवाइड रहे, मतलब कि हर कंट्री के पास पावर हो, किसी एक के पास इख्तियार ना हो कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर पूरे इंडो पैसिफिक पे कंट्रोल करे। जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का राइट है कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं क्वाड।
क्वाड किसने बनाई थी? यूएस ने बनाई थी। और यूएस ने क्यों बनाई थी? यूएस ने बनाई थी चाइना को बीट करने के लिए। अब क्वाड के कितने मेंबर हैं? यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आपने ये याद रखना है। वैसे तो मैंने तो सिंपल इसी से याद रख लिया था। ये वर्ड है, आप इसको याद कर लें ताकि आपको ये भूले ना कि इसमें यूएस, इंडिया, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अब क्वाड क्यों बनाया गया? क्वाड किस लिए बनाया गया? सबसे पहले हम इसके डिफरेंट पॉइंट समझते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है कि जो समुंदर के रूट हैं, समुद्री रूट्स हैं, उनको सेफ बनाना। उसके बाद है जी डिज़ास्टर रिलीफ। डिज़ास्टर रिलीफ में मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, इसमें एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। अगर किसी कंट्री में कोई अर्थक्वेक हुआ है या कोई फ्लड आ गया है, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है या फिर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है, तो ये कंट्री क्या करेंगे? रिलीफ देंगे। उसके बाद है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करना, जैसे कि टेक्नोलॉजी का जैसे कि एआई है, तो वो क्या करेगा? उस पूरे उसमें शेयर करेगा अपने उस क्वाड के मेंबर्स में। उसके बाद 5G है या फिर सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स अभी नहीं बताती, आगे जाकर बताऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी में आपस में कोऑपरेशन करें। अगर एक कंट्री के पास 5G है तो वो उसको आगे शेयर करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई कंट्री ज़्यादा है, जैसे कि यूएस है, उसने चैट जीपीटी बना लिया है। तो चाइना ने क्या किया है? चाइना ने डीप सीक बना ली है। तो अब हम अपनी हेल्प के लिए चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं, और हम डीप सीक को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक से बचना। साइबर सिक्योरिटी में क्या आ जाता है? जैसे कोई कंट्री है, वो किसी कंट्री के पर्सनल डाटा, जैसे कि हमारा ये एफबीआर का डाटा है, उस पर अटैक भी हुआ था। किसी भी कंट्री के जो पर्सनल डाटा है उस पर कोई अटैक ना कर सके, ऑनलाइन किसी बैंकिंग ऐप को या किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके। उसके बाद है जी रीजनल स्टेबिलिटी। मतलब कि डिफरेंट रीजन्स जो हैं उसमें अमन हो, बैलेंस मेंटेन रखें, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉर्स ना हो। डिप्लोमेसी के थ्रू जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी का आपस में कोऑपरेशन करवाई जाए ताकि रीजनल स्टेबिलिटी कायम रहे। अच्छा, एक और चीज़, कुछ बच्चों को ये लगता है कि जो क्वाड है वो मिलिट्री अलायंस है। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, यानी नेटो की तरह डिफेंस ट्रीटी नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे इन्होंने बनाई है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे, डिज़ास्टर रिलीफ देंगे, टेक्नोलॉजी कंपटीशन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पे, रीजनल स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। तो ये एक कॉपरेशन है, एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है। स्ट्रेटेजिक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चाइना को वही बात आ गई कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम रहे, या चाइना एक इंडो पैसिफिक में पावर ना बन जाए, तो इसके लिए वो एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑकस। ऑकस एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। अब इसके हम मेंबर्स को देख लेते हैं, ऑकस के कौन से मेंबर हैं। ए से हमारे पास बन गया ऑस्ट्रेलिया, यू के से हमारे पास बन गया यूके, और यूएस से हमारे पास बन गया यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलिया को एडवांस सबमरीन्स देना। अच्छा, इसमें ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है। इसकी ना एक पीछे से ये जो ऑकस है, मैं इसमें आपको बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्या करता था? पहले जापान से जो सब न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसकी चीज़ें लेता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो यूएस है उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑफ़र की, और उसने जो उसका उसका जो एक साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट के साथ आ गया। अब यूनाइटेड स्टेट पहली बार ऐसे कर रहा है कि वो किसी कंट्री को
जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये इसीलिए कर रहा है कि चाइना के साथ इसकी राइवलरी चल रही है। यूएस जो भी कर रहा है वो चाइना के लिए कर रहा है, चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना। इसका पर्पस क्या है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, थ्रेटनिंग चाइना मिलिट्री प्रेशर। अब डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब है कि चाइना को इतना प्रेशर देना कि वो एग्रेसिव एक्शन से पहले सोचे, अगर कुछ भी करने लगे तो उससे पहले सोचे चाइना। इसलिए वो क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और चाइना कहता है कि ये चीज़ें जो न्यूक्लियर सबमरीन की चीज़ें वो इसको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए आगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है स्लाइड, वो है आसियान रोल। आसियान क्या है? आसियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। आसियान का फंक्शन क्या है? सबसे पहले है जी, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू डायलॉग, कि कंट्रीज़ के दरमियान डायलॉग करना। अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में बैठें, डायलॉग करें और इसके थ्रू अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करें। देन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इंटीग्रेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़। कि कंट्रीज़ के दरमियान पहला तो डायलॉग करवाना था, देन तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है कि इजीली कंट्री आपस में ट्रेड कर सकें। उसके बाद है प्रोवाइड अ डायलॉग प्लेटफॉर्म फॉर मेजर पावर्स, जैसे कि यूएस है, चाइना जैसी मेजर पावर्स हैं, ये आपस में बैठकर आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सॉल्व करें या प्लेटफॉर्म पे बैठकर आपस में डिस्कशंस करें। उसके बाद है जी, वर्क फॉर अ रूल बेस्ड ऑर्डर वाइल मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड बैलेंस। सब कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, न्यूट्रल हो कि इंटरनेशनल लॉ सब के लिए इक्वल है, उसमें कोई भी कंट्री ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें सब कंट्रीज़ एक दूसरे के बराबर हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि आसियान का सेंट्रल रोल क्या है। आसियान चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के फैसले सिर्फ यूएस और चाइना ना करे, बल्कि एशियन भी सेंट्रल रोल प्ले करें, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अच्छा, इनमें ना ये जो इंडो पैसिफिक है इसमें डिस्प्यूट्स भी हैं। डिस्प्यूट्स कैसे हैं? मेजर इश्यूज जैसे कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तैवान इशू, टेरिटोरियल क्लेम। साउथ चाइना सी क्या है कि साउथ चाइना सी है ना, उसमें एक ही एरिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ क्लेम करते हैं। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि तैवान है, उसके अलावा तैवान है और भी बहुत सी कंट्रीज हैं। चलिए आगे। उसके बाद है टेरिटोरियल क्लेम्स। टेरिटोरियल क्लेम्स का मतलब ये है कि जो एक टेरिटरी है, मतलब कि एक जगह है, उसमें ना हर कंट्री बोले कि इसमें मेरी जगह है। जैसे कि एक समुंदर है तो उसमें हर कंट्री को इजाज़त है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक वो क्या कर सकता है कि अपने एरिया में कोई आइलैंड बना सकता है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, वो उससे भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें उन्होंने चाइना को ये कहा है कि ये इलीगल है, मतलब कि आप ये नहीं कर सके, जितना आपका एरिया है आप उस तक भी महदूद रहेंगे। लेकिन चाइना उसके इस जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट करता है और अकॉर्डिंग टू 9-लाइन वो क्या कर रहा है कि इसमें जो आइलैंड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है। देन आता है हमारे पास तैवान इशू। तैवान इशू क्या है? तैवान चाइना को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन तैवान अपने आप को अलग स्टेट समझता है। अमेरिका तैवान को सपोर्ट करता है, इस वजह से जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देन हमारे पास है यूएस चाइना राइवलरी। दोनों सुपर पावर्स इन्फ्लुएंस के लिए compete कर रही है, मतलब एक कहता है मैं आगे निकल जाऊं, दूसरा कोशिश कर रहा है कि मैं आगे निकल जाऊं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हर कंट्री चाहता है कि उसकी जो शिप्स हैं वो बिना रोक टोक के गुजरें। मिलिट्राइजेशन क्या है? ये हमने पहले भी देखा है कि मिलिट्राइजेशन का मतलब है कि कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो नेवीज़ हैं उनको बढ़ा रही हैं, मिलिट्री बेसिस बना रही हैं, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रही हैं। इससे फिर वार का रिस्क भी बढ़ सकता है। उसके बाद है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में क्या आता है? क्लाइमेट चेंज,
इलीगल फ़िशिंग, मतलब कि आपको अगर फ़िशिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है लेकिन आप फिर भी उस रीजन में करो तो वो इलीगल हो जाएगा। उसके बाद पायरेसी, जो समुद्री उनको लूट लेते हैं कश्तियों को या जहाज़ों को, टेररिज्म करना, किसी भी चीज़ पर अटैक करना, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स आ जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे पाकिस्तान एंड द इंडो पैसिफिक। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पाकिस्तान पोजीशन। स्पोर्ट्स, पीसफुल कोऑपरेशन, प्रोमोट ब्लू इकोनॉमी, गवादर पोर्ट है स्ट्रेटेजिक वैल्यू, स्पोर्ट्स सी पैक कनेक्टिविटी, इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन सिक्योरिटी। पीसफुल कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ब्लू इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखता है। उसके अलावा सी पैक और गवादर पोर्ट के ज़रिए रीजनल कनेक्टिविटी को भी पाकिस्तान मजबूत बनाना चाहता है। पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है? चले ये सब काम तो पाकिस्तान करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को इश्यूज भी हैं। ग्रेट पावर राइवलरी, इसमें क्या है जी? यूएस और चाइना के कंपटीशन में बैलेंस रखना। पाकिस्तान को चाइना की भी ज़रूरत है क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। और जब चाइना को सबसे पहले जिस कंट्री ने एक्सेप्ट किया था वो भी पाकिस्तान था। और चाइना के आज़ाद होते साथ ही इनिशियली ईयर्स में पाकिस्तान और जो चाइना हैं उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उसके बाद चाइना को यूएस की, पाकिस्तान को यूएस की भी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान उससे पैसे मांगता रहता है और बेशुमार मांगता रहता है। बार बार पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जाना चाहता है। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्या है कि जो दोनों पावर्स हैं उसके दरमियान कंपटीशन है। पाकिस्तान के लिए ये मसला है कि वो ना यूएस को नाराज़ करना चाहता है, ना ही वो चाइना को नाराज़ करना चाहता है। चाइना की मेन रीज़न सी पैक भी है, पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, पाकिस्तान को चाइना की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा जो पाकिस्तान का आईएमएफ पे इतना लोन है और बार बार आईएमएफ के पास जाना, उसके लिए पाकिस्तान को यूएस की भी ज़रूरत है। रीजनल पोलराइजेशन, इसमें क्या है? रीजन्स में ब्लॉक्स बन रहे हैं जिनसे न्यूट्रल रहना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि चाइना और यूएस का ब्लॉक बन गया। अब पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता। क्यों? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो है कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बुरी है, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन इतनी बुरी है कि पाकिस्तान को इन दोनों रीजन्स की ज़रूरत है। तो वो किसी एक, मतलब ना वो न्यूट्रल रह सकता है ना वो किसी एक को चूज़ कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है मैरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, पायरेसी, टेररिज्म एंड सी सिक्योरिटी के चैलेंजेस। जैसे कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, और जो इंडिया है वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है इंडो पैसिफिक में। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए टेररिज्म और सिक्योरिटी का भी इशू है। उसके अलावा है इकनॉमिक, जैसे पाकिस्तान की ट्रेड और इकनॉमिक पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। पाकिस्तान कम चीज़ें अपने मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करता है और ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी है कि वो तो इंडो पैसिफिक का इतना फ़ायदा ही नहीं उठा सकता। जैसे कि इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, चाइना है, तो पाकिस्तान इनको बीट ही नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अच्छा, इसी का ना एक ऐसे भी आया हुआ है इसी से रिलेटेड। वो ऐसे था हमारे पास, आई थिंक 2026 का था, इंडो पैसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। तो हम अभी उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये तो वैसे तो ये हमारे टॉपिक का भी पार्ट है, लेकिन ये ऐसे में भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? पाकिस्तान का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकता है। ब्लू इकोनॉमी और जो गवादर पोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है गवादर पोर्ट। उसके अलावा एनर्जी कॉपरेशन, पाकिस्तान ईज़िली बाहर से ऑयल और पेट्रोल ये चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है। रीजनल जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, अब काफ़ी देर से हम ब्लू इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये ब्लू इकोनॉमी क्या है? उस वक्त नहीं बताई थी क्योंकि आगे इसकी सेपरेट स्लाइड है। अगर कोई चीज़ पीछे मिस भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर कोई मुश्किल चीज़ होती है, जैसे पीछे ऑर्गेनाइजेशन थी, आसियान क्या है, क्वाड क्या है, ऑकस क्या है, तो उसकी हमने एक सेपरेट स्लाइड्स बनाई हुई थी कि हम आगे जाके उसको अलग अलग डिस्कस करें। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं
ब्लू इकोनॉमी। ओके, ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि समुंदर की सोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना कि इकोनॉमी भी ग्रो करे और समुंदर का इन्वायरमेंट भी महफूज रहे। ठीक है, यानी सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं है बल्कि मैरीटाइम इकोसिस्टम को भी बचाना है। इसमें क्या आ जाता है कि फिशरीज आ जाती हैं, मछलियाँ पकड़ना, उनको एक्सपोर्ट करना, टूरिज़्म है, बीच टूरिज़्म, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शिपमेंट्स आ जाती हैं। समुंदर से ऑफशोर एनर्जी का मतलब है समुंदर से ऑयल, गैस और ऑफशोर विंड एनर्जी हासिल करना। मैरीटाइम रिसोर्सेज, सी मिनरल्स और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान लगभग 100 किलोमीटर पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। इसलिए पाकिस्तान जो गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, फिशरीज़ हैं या फिर मैरीटाइम ट्रेड है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो ब्लू इकॉनमी हमारे पास क्या होता है कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ओशंस की जितनी भी रिसोर्सेज हैं आप उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें, जैसे कि मछलियाँ पकड़ना, टूरिज़्म करना, या फिर वहाँ से जो एनर्जी है या फिर जो भी मैरीन की रिसोर्सेज हैं उनको अवेल करना। और पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी है।